Hi everyone, this is Gulzar Khan and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, जिसमें हम देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट जो है 600 BCE से 600 CE का टाइम पीरियड। अब देखो चैप्टर नंबर 2 में हमने यही टाइम पीरियड लिया था, लेकिन हमने चैप्टर 2 में पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जाना था, जैसे कि महाजनपद आज इमर्ज हुए, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा। वही चैप्टर नंबर 3 में हमने फिर से यही टाइम पीरियड लिया और उस टाइम की सोसाइटी किस तरह से थी वो हमने जाना, जिसमें हमने 4 वर्ण पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थिंकर्स, बिलीफ्स और बिल्डिंग्स, यानी कि कौन कौन से नए नए ट्रेडिशंस थे जो इमर्ज हो रहे थे। ठीक है, तो कल्चरल डेवलपमेंट किस तरह से हो रहे थे वो हमें इस चैप्टर में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1000 सालों की लॉन्ग जर्नी जो 600 BCE से 600 CE का टाइम पीरियड है। ठीक है, जिसमें हम फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या कोशिशें की इस वर्ल्ड को समझने के लिए जिस वर्ल्ड में वो रह रहे हैं। जैसे कि बेसिकली हम इसमें बुद्धिज्म की बात करने वाले हैं, जैनिज्म की बात करने वाले हैं। गौतम बुद्धा एक फिलोसोफर ही तो थे, उन्होंने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया, तो उन्होंने इस वर्ल्ड को समझने के लिए क्या क्या कोशिशें की हमें वो इसमें जानना है। इसमें हम देखेंगे कि उनके आइडियाज़ क्या थे और किस तरह से उनके आइडियाज़ को ओरल और रिटन टेक्स्ट में कंपाइल किया गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नए नए आइडियाज़ इमर्ज हो रहे थे ना, तब उन्हें लिखा नहीं गया था, उन्हें ओरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र किया जा रहा था। जो टीचर को आता था वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा देता था, लेकिन ये सब ओरली चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जाकर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उन्हें रिटन टेक्स्ट में लिख दिया। तो ओरल और रिटन टेक्स्ट में तो फिलोसोफर के आइडियाज़ दिखते हैं, इसके साथ ही साथ उनके आइडियाज़ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में भी दिखाए गए हैं। आर्किटेक्चर मतलब कि जिस तरह से जो घर वगैरह, कोई बिल्डिंग है, कोई मंदिर है, वो जो बनाया जाता है ना, वो किस तरह से बनाया जा रहा है, क्या स्टाइल है, वो होता है आर्किटेक्चर। तो उसमें भी हमें इन फिलोसोफर्स के आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। स्कल्पचर यानी कि जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं उनमें भी हमें इनके आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो थिंकर्स थे इनका लोकल लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनका। तभी तो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उनके आइडियाज़ पर बेस्ड, है ना। तो इस चैप्टर में मेनली हम बुद्धिज़्म पर ही फोकस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आइसोलेशन में डेवलप हुआ। इसके साथ साथ और भी अदर ट्रेडिशंस थे जो डेवलप हो रहे थे बुद्धिज़्म के साथ साथ, और बाकी सारे ट्रेडिशंस के बीच में डिबेट्स भी चलती थी, डायलॉग्स भी एस्टैब्लिश होते थे एक दूसरे के बीच में। ठीक है, लेकिन हम मेनली सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरियंस इन आइडियाज़ और बिलीफ्स के वर्ल्ड को समझने के लिए, इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जिन सोर्सेज का यूज़ करते हैं उनमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं। लेकिन टेक्स्ट के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ मटेरियल रिमेन्स हैं। मटेरियल रिमेन्स क्या होती हैं? जो भी हमें फिजिकल रूप में मिले हो, जैसे कि कोई इंस्क्रिप्शन हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, पोट्री हो सकती है, जो भी फिजिकल रूप में मिल रहा है, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई मॉन्यूमेंट भी हो सकता है, यानी कि कोई इमारत हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, इंस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो 600 BCE के टाइम पीरियड का जो सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट जो है वो है स्तूपा एट सांची, यानी कि जिसे हम सांची स्तूप भी कहते हैं। ये जो फोटो लगी है ये सांची स्तूप की फोटो लगी है। ठीक है, और ये सांची स्तूप ही इस चैप्टर का मेन फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांची की एक झलक। तो 19th सेंचुरी में सांची कैसा था इसके बारे में एक बुक से उठाया गया है। उस बुक का नाम है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, जो है भोपाल की एक हिस्ट्री की बुक। इसको लिखा था शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम कौन थी? ये भोपाल की नवाब थी। इन्होंने 1868 से 1901 तक भोपाल को रूल किया था। भोपाल 19th सेंचुरी में एक स्टेट था, अलग स्टेट था। ठीक है, मतलब हम उसे एक अलग कंट्री भी कह सकते हैं। तो उसका नवाब या उसकी नवाब जो थी वो शाहजहां बेगम थी। तो इनकी जो बुक है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, इसको ट्रांसलेट किया था HD बारस्टो ने 1876 में। तो जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है उसमें ये लिखा है कि द मोस्ट वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग्स जो हैं स्टेट ऑफ भोपाल में, वो कहाँ पर लोकेटेड हैं? वो सांची कनखेरा में लोकेटेड हैं, जो कि एक स्मॉल विलेज है एक हिल के जस्ट नीचे, लगभग 20 मील नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल, जहाँ पर इन्होंने कल विजिट किया था, ऐसा ये बोल रही हैं जो शाहजहां बेगम हैं। तो इन्होंने बुक लिखी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि जहाँ पर इन्होंने कल विजिट किया था
वहाँ से 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट में सांची कनखेरा लोकेटेड है। वहाँ पर जो सबसे वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं वो लोकेटेड हैं। तो इन्होंने क्या इंस्पेक्ट किया कि वहाँ पर इन्होंने स्टोन स्कल्पचर्स देखे, जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई थी वो देखे, बुद्धा के स्टैचू देखे और एंशिएंट गेटवे भी देखे। तो ये कहती हैं कि ये जो र्यून्स हैं, जो ये बचे हुए अवशेष हैं, ये यूरोपियन लोगों के ग्रेट इंटरेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गए। यानी कि जो यूरोपियंस थे ना, ये इन र्यून्स में इंटरेस्ट दिखाने लगे, जिसमें एक नाम है मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम का। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इस इलाके में कई हफ्तों तक रहे और उन्होंने इन र्यून्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली तरीके से स्टडी किया। उन्होंने उस जगह की ड्राइंग्स बनाई, है ना, वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिली उनको डेसिफर किया, यानी कि उन्हें पढ़ने की कोशिश की और पढ़ भी लिया था। उसके अलावा वो जो डोम लाइक स्ट्रक्चर था, डोम होता है इस तरीके से जो गुम्बद टाइप बना होता है ना, तो उसके जस्ट नीचे उन्होंने खुदाइयाँ भी की। तो उनकी इन्वेस्टिगेशंस के जो भी रिजल्ट्स थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने एक इंग्लिश वर्क में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई जो शाहजहां बेगम हमें बताती हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि जो 19th सेंचुरी के यूरोपियंस थे वो सांची स्तूप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ये बात भी हम जानते हैं। इनफैक्ट जो फ्रेंच थे उन्होंने शाहजहां बेगम की परमिशन भी मांगी कि वो उस ईस्टर्न गेटवे को ले जाएं, क्योंकि सांची स्तूप एक मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, अलग अलग गेटवेज हैं, जिसमें ईस्टर्न गेटवे एक और स्ट्रक्चर है। उसको ले जाने के लिए फ्रेंच ने परमिशन मांगी, क्योंकि ईस्टर्न गेटवे बेस्ट प्रिजर्व था, यानी कि सबसे सही ढंग रूप से यही बचा हुआ था, बाकी के इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किए गए थे। तो फ्रेंच ने परमिशन मांगी ताकि वो फ्रांस में अपने म्यूजियम में इसको रख सकें। कुछ टाइम के लिए कुछ इंग्लिश मैन यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भी यही चीज़ की, उन्होंने भी परमिशन मांगने की कोशिश की कि वो भी यूरोप में जो है, ब्रिटेन में जो है वो ले जाएं ईस्टर्न गेटवे को। लेकिन फॉर्च्यूनेटली जो फ्रेंच थे और जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया गया केयरफुली बनाए गए प्लास्टर कास्ट कॉपीज से। यानी कि ये जो सांची स्तूप है ना, इसकी सेम टू सेम डिट्टो कॉपीज बनाई गई प्लास्टर की, वो इन्हें दे दी गई फ्रेंच और इंग्लिश को। तो ये उससे सेटिस्फाई हो गए और जो ओरिजिनल है वो अपनी साइट पर बना रहा, जो कि भोपाल स्टेट का पार्ट था। भोपाल के जो रूलर्स थे, जिसमें शाहजहां बेगम थी और उनकी सक्सेसर थी, यानी कि जो इनके बाद में जो गद्दी पर बैठी वो थी सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने प्रिजर्वेशन के लिए मनी प्रोवाइड की थी इस साइट के लिए, जो सांची स्तूप वाली साइट है उसके लिए उन्होंने मनी प्रोवाइड की। तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी कि जॉन मार्शल ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स को जो उन्होंने सांची पर लिखी थी उनको उन्होंने सुल्तान जहां को डेडिकेट कर दिया, क्योंकि सुल्तान जहां ने फंडिंग की थी। उन्होंने म्यूजियम के लिए फंडिंग की थी, जो कि वहीं पर सांची वाली जो साइट है ना उसी के पास में बनाया गया था म्यूजियम। और इसके साथ ही साथ में गेस्ट हाउस के लिए फंडिंग की थी, जिस गेस्ट हाउस में जो जॉन मार्शल थे वो रुके थे और उन्होंने जो वॉल्यूम्स थी सांची पर, यानी वॉल्यूम्स मतलब कुछ बुक्स हो गई, वो उन्होंने लिखी थी, वो यहीं पर रह के लिखी थी। फिर सुल्तान जहां ने इसके अलावा जो वॉल्यूम्स के पब्लिकेशन का जो भी खर्चा था वो भी उन्होंने उठाया, उसको भी फंडिंग करी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्तूपा कॉम्प्लेक्स है ना, ये अगर सरवाइव किया है तो इसका रीज़न है कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जो बिल्कुल सही थे, जो वाइज थे। और इसके अलावा इसका गुड लक भी था, क्योंकि ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की, बिल्डर्स की आंखों से बच सका। इसके अलावा उन लोगों की ये नज़रों से बच सका जो इनको म्यूज़ियम में ले जाना चाह रहे थे यूरोप में, जैसे कि ब्रिटेन के लोग, जो ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, ये लोग ले जाना चाह रहे थे ना, लेकिन उनको तो सेटिस्फाई कर दिया था कुछ प्लास्टर की कॉपीज़ बनाकर। लेकिन जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिल्डर्स वगैरह होते हैं, उनकी नज़रों से बच गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि यहाँ से जो भी मटेरियल उन्हें मिलता है वो उखाड़ उखाड़ कर ले जाते हैं और रेल की पटरियाँ बना देते हैं, कोई बिल्डिंग बना देते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो ये गुड लक रहा है सांची स्तूप का कि वो इनकी आंखों से बच पाया। तो सांची की डिस्कवरी होना, जो कि इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स में से एक था, इसने हमारी बहुत हेल्प की, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इसने ट्रांसफॉर्म किया अर्ली बुद्धिज़्म को समझने में। मतलब बुद्धिज़्म जो था वो कैसे इमर्ज हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा, वो जानने में सांची की डिस्कवरी ने बहुत हेल्प की हमारी। और आज के टाइम पीरियड पर ये एक टेस्टिमनी है, यानी कि एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि जो एक की आर्कियोलॉजिकल साइट है जो सांची है
उसका सक्सेसफुल रिस्टोरेशन हो पाया है, उसका प्रिजर्वेशन हो पाया है। और ये सब किसने किया है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो कि इसी तरह के जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं इनको प्रिजर्व करने का, इनको रिस्टोर करने का काम ये करती है। ठीक है, लेकिन हमने तो ये बात कर ली कि हमें ये मॉन्यूमेंट मिला, हमें सांची स्तूप मिला, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या था, है ना? ये जो माउंड है, क्योंकि ये माउंड जैसा ही तो स्ट्रक्चर है ना, एक टीला टाइप से बना दिया गया है, एक पहाड़ी है और उसके ऊपर ये सांची स्तूप बना हुआ है। तो ये क्यों बनाया गया था और इसके अंदर रखा क्या है आखिर? कुछ ना कुछ तो होगा ना इसके अंदर। क्या कोई मूर्ति है, क्या कोई हड्डियां वगैरह रखी हैं, क्या कोई रेलिक्स हैं, क्या है इसके अंदर? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इसके आसपास में जो स्टोन रेलिंग बनाई गई है, ये क्यों बनाई गई है? ये जो लगी है, ये स्टोन रेलिंग है, ये क्यों बनाई गई है, ये हमें जानना है। इसके अलावा इस पूरे कॉम्प्लेक्स को किसने बनाया और किसने इसके कंस्ट्रक्शन के लिए पे किया, किसने फंड किया? क्योंकि बिना फंडिंग के तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता है ना। अगला सवाल ये है कि ये कब डिस्कवर किया गया, इसकी डिस्कवरी बेसिकली हुई कब? क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो या तो शाहजहां बेगम ने डिस्क्राइब किया है, वो जाना है, जॉन मार्शल ने डिस्क्राइब किया है, वो जाना है, लेकिन एग्जैक्टली ये कब डिस्कवर किया गया था, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो ये सारी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है जिसको हम सांची में अनकवर कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कंबाइन करनी होगी। इंफॉर्मेशन हमें किस किस चीज़ से मिलेगी? टेक्स्ट से मिलेगी, मूर्तियों से मिलेगी, आर्किटेक्चर से मिलेगी, इंस्क्रिप्शन से मिलेगी। इन सब से हमें जो भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे हमें एक जगह पर लेकर आना है, सोचना है, समझना है और इस पूरी स्टोरी को हमें जानना है। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बैकग्राउंड को समझने के साथ साथ, जिसे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हमने सांची साइट के बारे में जाना, जिसमें हमने सांची स्तूप के बारे में पढ़ा। और इस चैप्टर में मेन फोकस जो है वो बुद्धिज़्म पर ही रहेगा। और जो अलग अलग ट्रेडिशंस थे वो लगभग 600 BCE से 600 CE तक डेवलप हुए, जिसमें जो बुद्धिज़्म है वो भी आता है। तो लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड है जिसमें हम कल्चरल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।